संसद में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में एक संशोधन पास हुआ। देश भर में ट्रांसजेंडर समुदाय इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहा है। उनका कहना है कि कानून में ये बदलाव उनके वजूद पर हमला है और उनके राइट्स को दशकों पीछे ढकेल देगा। दरअसल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे जेंडर का दर्जा दिया और उन्हें अपनी जेंडर पहचान खुद तय करने का अधिकार दिया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानते हुए शिक्षा, रोजगार और आरक्षण जैसे अवसर दिए जाएं। फिर 2019 में सरकार ने एक कानून लागू किया जिसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान खुद तय करने का अधिकार शामिल था। फिर नए संशोधन में कुछ बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन्स ने सरकार के इस एक्ट का जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। अब नए संशोधन में ऐसा क्या है जिसे पूरा एक समुदाय नकार रहा है और इसका विरोध कर रहा है? आज सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके बाद रुख करेंगे जंग की ओर। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ही मध्य पूर्व में जंग जारी है। भीषण हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता ने आंतरिक सुरक्षा पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी है। लोगों के मन में लीडरशिप के प्रति गहरी असंतुष्टि होने के बावजूद लड़ाई के दौरान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद भी कैसे टिकी हुई है ईरान की सत्ता? आज अपनी खास रिपोर्ट में इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स यानी एक्ट में संशोधन क्या हुए हैं। सबसे पहले इस संशोधन में अब केवल अपनी पहचान के आधार पर सीधे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसे जेंडर पहचान के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर से प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जेंडर अफर्मिंग सर्जरी कराता है तो अस्पताल को इसकी जानकारी सीधे प्रशासन को देनी होगी। इस एक्ट के जारी होने के बाद विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। जेंडर एक्टिविस्ट का कहना है कि नए प्रावधान जेंडर पहचान को संदेह की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि कानून यह मानकर चल रहा है कि ट्रांस पहचान किसी तरह की गलत गतिविधि या दबाव का प्रमाण हो सकती है। इस समय सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि ट्रांसजेंडर का सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार कमजोर किया गया है। आलोचकों का कहना है कि किसी मेडिकल अथॉरिटी से जेंडर तय करवाना व्यक्ति की प्राइवेसी, गरिमा और स्वतंत्रता के खिलाफ है। वहीं कुछ आलोचकों का मानना है कि यह संशोधन ट्रांसजेंडर पहचान को सीमित दायरे में बांध सकता है। इससे ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन और नॉन बाइनरी जैसे समूहों को पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिल पाएगी। धीरे धीरे विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके ने इस संशोधन का विरोध किया और कहा कि यह पहचान के अधिकार को सीमित करता है। वहीं सरकार का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। सरकार का कहना है कि 2019 का कानून स्पष्ट नहीं था और यह संशोधन उन लोगों की सुरक्षा के लिए है जो सामाजिक बहिष्कार और शोषण का सामना करते हैं। विपक्ष के बैकआउट के बीच यह संशोधन भैंस वोट से पास हो गया। हालांकि ट्रांसजेंडर समुदाय और एक्टिविस्ट का कहना है कि इसके खिलाफ विरोध जारी रहेगा और अपने बेअधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अब बात करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद से ही मध्य पूर्व में जंग जारी है। भीषण हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता ने आंतरिक सुरक्षा पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी है। लोगों के मन में लीडरशिप के प्रति गहरी असंतुष्टि होने के बावजूद लड़ाई के दौरान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। अब सवाल उठता है कि अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद भी कैसे टिकी हुई है ईरान की सत्ता। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि जनवरी में ईरान में हुई सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद वहां की सत्ता ने जिस तरह से इन प्रदर्शनों का दमन किया, उसके बाद वहां के लोगों के बीच डर फैला हुआ है। सरकार ने चेक पोस्ट, भारी सुरक्षा तैनाती और रोजाना गिरफ्तारियों के जरिए नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, असहमति जताने वालों और यहाँ तक कि उन लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है जिन पर विदेशी मीडिया को युद्ध से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो देने का आरोप है। लगभग पूरी तरह इंटरनेट बंद होने से लोगों की संगठित होने की क्षमता और सीमित हो गई है। कम्युनिकेशन पर रोक लगने से असंगठित विरोध करने वाले नेटवर्क काफी हद तक टूट गए। वहीं सरकार समर्थकों को सीमित कनेक्टिविटी देकर सरकार का नैरेटिव ईरान से बाहर तक पहुंचाया जा रहा है। नतीजा यह है कि सरकार का विरोध न सिर्फ जोखिम भरा है बल्कि लोगों को संगठित करना भी बेहद मुश्किल हो गया, खासकर युद्ध के समय जब लोग अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इन सभी तरीकों के साथ साथ सरकार युद्ध की धारणा को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने इस संघर्ष को इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान की संप्रभुता पर हमला बताया है। सरकार से असंतुष्ट लोग भी बाहरी हमलों के समय राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसे अक्सर रैली अराउंड द फ्लैग प्रभाव कहा जाता है, जो जून 2025 के 12 दिनों के युद्ध में भी देखा गया था। इससे फिलहाल सरकार विरोधी लामबंदी की संभावना कम होती दिखती है। नागरिकों की मौत पर जोर देते हुए और ईरान के हमलों को डिफेंसिव बताकर सरकार
सरकारी मीडिया इस नैरेटिव को लगातार मजबूत बना रही है। साथ ही सरकार समर्थक रैलियां और प्रदर्शन इस चीज को और मजबूती से पेश कर रहे हैं। वहीं टॉप लीडरशिप पर हमलों के बावजूद व्यवस्था के न ढहने की वजह इसकी संरचना है। ईरान का सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं बल्कि धार्मिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के नेटवर्क पर टिका हुआ है। ईरानी सत्ता कई संस्थाओं में बटी हुई है, जैसे सेना, धार्मिक नेतृत्व और सुरक्षा एजेंसियां, जिससे किसी शीर्ष नेता के हटने पर भी सिस्टम चलता रहता है। इस मजबूती के केंद्र में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC है। यह सिर्फ सेना नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा ताकत भी है, जिसकी देश भर में गहरी पकड़ है। सीनियर कमांडरों के मारे जाने के बावजूद यह संगठन काम करता रहा और अंदर बाहर दोनों मोर्चों पर हालात को और लोगों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब तक सेना या सुरक्षा तंत्र में किसी बड़े पैमाने पर टूट या बगावत के संकेत नहीं मिले हैं, जो आमतौर पर किसी शासन के गिरने का बड़ा संकेत होता है। ईरान इस युद्ध में पारंपरिक जीत हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि अपनी एक अलग ही रणनीति अपना रहा है, यानी दुश्मन की लागत बढ़ाना और संघर्ष को लंबा खींचना। ईरान नेतृत्व के लिए जीत का मतलब युद्ध के बाद भी सत्ता का कायम रहना है। इसी के तहत वह अपनी ताकत, खास तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल करके ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दबाव बना रहा है। इससे युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि वह लड़ाई बन गया है जहां टिके रहना ही जीत है। फिलहाल ईरान की व्यवस्था टिकती दिख रही है। इसकी वजह संस्थागत मजबूती, रणनीतिक लचीलापन और जियोपॉलिटिकल स्थिति है, लेकिन लोगों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण बैकफायर भी कर सकता है और सूचना पर निर्भर सिस्टम समय के साथ कमजोर हो सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़े झटकों का खतरा बढ़ जाता है। आखिरकार ईरान का भविष्य बाहरी हमलों से कम और आंतरिक कारकों जैसे सत्ता का एकजुट रहना, सामाजिक संगठन, आर्थिक संकट और नियंत्रण बनाम दबाव की संतुलन पर ज्यादा निर्भर करेगा। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।